मध्य प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के आर्थिक ढांचे को गति देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में खजुराहो में हुई कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड पैकेज को मंजूरी दी गई। सरकार का दावा है कि इस पैकेज से 24,240 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा और लगभग 29,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सागर के मांसवासी ग्रंट औद्योगिक क्षेत्र को विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज दिया गया है, जिससे निवेशक हितैषी वातावरण तैयार होने का भरोसा जताया गया है। सरकार के मुताबिक निवेशकों को स्टाम्प व रजिस्ट्री शुल्क में 100% की छूट और 5 साल तक बिजली बिल में राहत मिलेगी। साथ ही 42 औद्योगिक यूनिट लगाने पर फोकस किया गया है। हालांकि कांग्रेस इन्हें खोखली घोषणाएं करार देते हुए पानी, पलायन और बेरोजगारी पर सरकार को घेर रही है। वहीं सरकार का दावा है कि वो जमीन पर काम कर रही है और बुंदेलखंड को विकसित राज्यों की कतार में खड़ा करने के लिए प्रतिबद्ध है। खजुराहो कैबिनेट की बड़ी सौगात, बुंदेलखंड पैकेज को मंजूरी, 24,240 करोड़ का निवेश प्रस्ताव, 29,000 से ज्यादा रोजगार का दावा, मसवासी ग्रंट बनेगा इंडस्ट्रियल हब, ₹1 प्रति वर्ग मीटर में जमीन, स्टाम्प ड्यूटी पर 100% छूट, 5 साल तक बिजली बिल में राहत, 608 हेक्टेयर जमीन पर विकास मॉडल, 539 करोड़ से आधारभूत ढांचा तैयार, एमएसएमई को विशेष प्रोत्साहन नीति, सिंचाई सड़क प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी। बुंदेलखंड की धरती पर ये वीरों की और महावीरों की धरती है। यहाँ पर विकास भी है और विकास के साथ भविष्य की संभावना भी है। माइनिंग का सेक्टर भी है, इंडस्ट्रियल टूरिज्म के साथ इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाते हुए सभी प्रकार से रोजगार दिलाने के लिए कांग्रेस के शासनकाल में जो बड़े पैमाने पर पलायन होता था, उस पलायन को खत्म करके यहीं पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हुए देश भर के बाकी लोगों को भी रोजगार देने की धरती हमारा मध्य प्रदेश बन रहा है, बुंदेलखंड बन रहा है। वहीं कांग्रेस इस पैकेज पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार बुंदेलखंड के नाम पर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीन पर पुराने पैकेजों का भी कोई असर नहीं दिखा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार निवेश और रोजगार के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है और ये पैकेज भी केवल घोषणाओं तक सीमित रहेगा। बुंदेलखंड की असली समस्या पानी, सिंचाई और पलायन पर ठोस कदम उठाने के बजाय सरकार कागजी विकास दिखा रही है। 29,000 आदमियों को कहाँ रोजगार मिलेगा, किन जगहों पर नौकरी मिलेगी, इसकी घोषणा उन्हें साथ में करने चाहिए। मध्य प्रदेश की जो बुंदेलखंड की धरती है वो प्यासी है, उसको पानी कैसे दोगे ये बताइए। बुंदेलखंड की धरती पलायन के वहाँ के लोग कर रहे हैं क्योंकि वहाँ रोजगार नहीं है, मजदूरी भी नहीं मिलती है। उसके लिए बताइए कि आपका क्या रास्ता है। और जो झांसे अभी दिए गए थे रीजनल कॉन्क्लेव में कि वहाँ पर आप जो है डाटा सेंटर खोलोगे खुरई में 1,000 करोड़ रुपए का, और जो 3,000 करोड़ रुपए की स्टील इंडस्ट्री खोल रहे हैं वहाँ पर, उनका बताइए कि उनकी प्रगति क्या है। कुल मिलाकर खजुराहो से घोषित बुंदेलखंड पैकेज सरकार के लिए विकास का रोड मैप है, तो कांग्रेस के लिए इसे लेकर सवालों की लंबी सूची। एक तरफ सरकार औद्योगिक निवेश और रोजगार को नया भविष्य बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे घोषणाओं का पुलिंदा करार दे रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी इस पैकेज से बुंदेलखंड में कितना बदलाव दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे बुंदेलखंड सौगात पर सियासत। आज मध्य प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल खजुराहो में था और बुंदेलखंड को लेकर सौगातों की बारिश हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बुंदेलखंड की तस्वीर बदल के छोड़ेंगे और उस दिशा में प्रयास सरकार ने शुरू कर दिए हैं। बुंदेलखंड जो कभी एक अपने सूखे की वजह से, पलायन की वजह से जाना जाता था, सड़क मार्ग वहाँ ठीक नहीं थे, आज वहाँ सिंचाई के साधन मुहैया कराए जा रहे हैं। सरकार के प्रयास है कि वो जो सिंचाई, पानी के और जो पलायन की जो समस्या थी
उसको रोका जाए। और इसलिए आज मोहन कैबिनेट ने बड़े फैसले वहाँ लिए खजुराहो में बैठकर। कहा यह जा रहा है कि एक बड़ा पैकेज की वहाँ घोषणा हुई है। एक मसवासा ग्रंट 24-25 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास वहाँ निवेश की संभावना जताई जा रही है। 25 हज़ार लोगों को रोज़गार की बात कही जा रही है। तो कहने का अर्थ है कि बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने की बहुत सारी बातें हो रही हैं। छतरपुर पन्ना टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा केबीसी जो चंबल परियोजना की शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे और भी दिशाओं में काम किया जा रहा है। एक दमोह के पास एक मध्यम सिंचाई परियोजना को भी कैबिनेट ने आज मंजूरी दी। इसके अलावा नौरादही को एक तीसरा चीता अभ्यारण्य बनाने की भी बात भी हो रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने की कवायद मध्य प्रदेश सरकार कर रही है और इसी उद्देश्य से आज खजुराहो में पूरा का पूरा मंत्रिमंडल था। बहुत सारी बातें वहाँ हुई। अब जो पैकेज की बात बार बार कही जा रही है उस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस ये भी पूछ रही है कि आपने जो स्टील प्लांट की जो बात वहाँ कर रहे हैं निवाड़ी में, उसका क्या हो रहा है। खुरई में जो 1000 करोड़ का डाटा सेंटर की आप जो बात कर रहे हैं उसका क्या हो रहा है, उसकी प्रगति समीक्षा क्या है, नए निवेश की कौन सी बातें, कौन वहाँ निवेशक अपना निवेश करेंगे, आगे क्या स्थिति रहने वाली है, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, उससे सरकार कैसे निपटेगी, उसके बारे में रोड में बताएं। तो बहुत सारी बातें हैं। पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने आरोप हैं, अपने अपने वादे हैं। इसी के साथ लाडली बहना को भी वहाँ पे 1500 रुपये की किस्त जारी की गई। बहरहाल इस पूरे समूचे आज की कैबिनेट को लेकर इस प्रोग्राम के माध्यम से चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। खजुराहो में कैबिनेट बैठक के क्या है मायने, बुंदेलखंड पैकेज से कितना बदलेगा आर्थिक परिदृश्य, बुंदेलखंड पैकेज पर हो रही सियासत कितनी जायज, कांग्रेस क्यों बता रही इसे कागजी पैकेज। तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना जी हैं। सचिन जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के सेक्रेटरी पवन पटेल जी हमारे साथ है। पवन जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी हमारे साथ स्टूडियो में। संदीप जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सचिन जी, सबसे पहले सवाल आपसे। एक तो आप मुझे बताइए ये क्या है बुंदेलखंड पैकेज और पूरी की पूरी आज जो कैबिनेट वहाँ थी उसमें क्या हुआ, कैसे इस पैकेज को लेके आप आगे बढ़ेंगे, क्या क्या इसमें होने वाला है। आपको और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बहुत नमस्कार। मेरे को पैनलिस्ट संदीप जी और पवन जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आज कैबिनेट के माध्यम से विकास की एक नई गाथा लिखने की शुरुआत हुई। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार का ध्येय होता है कि प्रत्येक व्यक्ति तक जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ है उस तक सरकार की योजना का लाभ पहुंच सके, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छूटे जिस क्षेत्र में सरकार की योजनाओं का लाभ ना मिले, उसी दृष्टि से काम किया जा रहा है और उसी दृष्टि से बुंदेलखंड को एक विशेष पैकेज दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जब वो विशेष पैकेज दिया जा रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा बताया कि 24,000 करोड़ का लगभग निवेश उसमें आने वाला है और 29,000 रोजगार के जो अवसर वो सृजित होंगे। अग्निशमन यंत्र के विस्तार के लिए और उसके आधुनिकीकरण के लिए 397 करोड़ का स्वीकृति तय की गई है। इसके अलावा दमोह का और सागर का जो 4 लेन है उसको लेकर 2059 करोड़ की स्वीकृति की गई है। 11 जिलों में, प्रदेश के 11 जिलों में लगभग 12 ऐसे मेडिकल छोटे स्वास्थ्य केंद्र हैं कि जिनके लिए 384 पद स्वीकृत हुए हैं, उनका अपग्रेडेशन हो सके उस दिशा में कार्य हो रहा है। ऐसे अनेक चीजें हैं जो जिसका मैं उल्लेख यहाँ पे कर सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है कि हर उस व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे जो उसके लिए आधिकारिक रूप से उसके लिए अधिकारी है। दूसरी बात पर मैं जब आता हूं तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड की जब हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रेलवे लाइन को ले लो, एक्सप्रेसवे को ले लो, जल सिंचाई की योजना, पुरानी हम अटल भू योजना की बात कर लें या हम अन्य जल सिंचाई की केन बेतवा की बात कर लें, तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है जिससे उस बुंदेलखंड का कहीं ना कहीं विकास अब हो रहा है। और जिस प्रकार से ये विशेष पैकेज मिलेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विकास को नए पंख लगेंगे, नए आयाम बुंदेलखंड गढ़ेगा और आप और हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में एक उभरता हुआ क्षेत्र बन के बुंदेलखंड स्थापित होगा।
नहीं, वहाँ कौन कौन से निवेशक आ रहे हैं जो आप कह रहे हैं 24-25 हजार करोड़ के आसपास का निवेश की वहाँ अनुमान लगाया गया है? विषय पर जो चर्चा हुई वो मैं बता देता हूँ। एक दमोह छतरपुर का जो मेडिकल कॉलेज है उसके पदों की स्वीकृति वहाँ पे हुई है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो नोरा रही है तो उसके विस्तार की योजना वहाँ पे तैयार हुई है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो तेंदुखेड़ा में 165 करोड़ का झापा नाला जो है उस पर सिंचाई प्रोजेक्ट उसके बात हुई है। इसके अलावा केन बेतवा के लिए लगभग जिससे कि 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इसके अलावा वहाँ पे जो किसान है उनको जो एडवांटेज सरकार की तरफ से मिल सकता है वो उनको मिलेगा। केन बेतवा के माध्यम से बात करता हूँ तो पीने के जल की बात हो गई या इंडस्ट्रियल में उपयोग करने के जल की बात हो गई। निश्चित रूप से ये वो सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड को मध्य प्रदेश में जो उत्तम क्षेत्र है उसकी तरफ आकर्षित करेगी। जी पवन जी, अब देखिए सरकार तो बहुत मतलब सौगातों की तो बरसात कर दी उन्होंने। 25,000 करोड़ के आसपास का निवेश वहाँ होने जा रहा है और पूरे इलाके की तस्वीर बदलने वाली है। अब आप विरोधी कर रहे हैं अभी तक। बताइए कि कौन से वर्ग, कौन से समाज और कौन से क्षेत्र के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने इस तरह की बरसात ना की हो, एक भी कोई बता दीजिए। किसानों के लिए बरसात कर चुके हैं, युवाओं के लिए बरसात कर चुके हैं, बुंदेलखंड के लिए कर चुके हैं, बघेलखंड के लिए कर चुके हैं, लेकिन इनकी बरसात ऐसी रहती कि वो आदमी उस बरसात में भीग नहीं पाता है। सिर्फ विज्ञापन तक वो बरसात रहती, वहीं पे रुक जाती है। इसके अनेकों एग्जाम्पल है। पहले भी एक आया था बुंदेलखंड पैकेज, आप सबको पता होगा, करीब 7-8 हजार करोड़ का पैकेज था जिसमें करीब 3700 कुछ करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के हिस्से में थे। बुंदेलखंड का पैकेज, वो पैकेज भी इसीलिए आया था कि हम वहां के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे, सूखे से राहत दिलाएंगे, किसानों को सुधारेंगे, स्टाफ डैम बनाएंगे। कई सारी ऐसी स्कीम उस पैकेज में लाई गई थी और उस पैकेज का जो अध्यक्ष है वो माननीय मुख्यमंत्री उस समय के तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान जी उसके अध्यक्ष थे और उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी साहब की थी। लेकिन वो कितनी मॉनिटरिंग की, अध्यक्ष साहब ने कितनी अध्यक्षता का अपना वो दिखाया कि कितने सेंसिटिव है उस क्षेत्र के विकास के लिए, पूरा खा पी करके बराबर कर दिया। पवन घुमारा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्ता थे। पवन घुमारा जी ने याचिका लगाई थी कि क्या चल रहा है, तो उस याचिका में आया था कि नल जल की 1296 नल जल की योजनाएं हुई जिसमें 1079 योजनाएं सही नहीं पाई गई। जांच हुई, अब जांच की आंच जब मुखिया तक आने लगी कि तो जांच क्या होगी, जांच बंद हो गई। तो उस पैकेज का भी कुछ पता नहीं चला अभी तक। कई सारे थे वो लोग गए, लेकिन अब वो देख लिए उसी तरह का फिर से यही हाल होने वाला है। हम कहते हैं कि पैकेज तो इतना बड़ा अमाउंट पहले भी था और ये अमाउंट भी है, लेकिन इस अमाउंट से भी कुछ होने वाला नहीं। देख लीजिएगा आने वाले समय में फिर से इसको खा पी करके बराबर कर देंगे। हम तो आपको एक छोटा सा एक हमारा सुझाव है, एक छोटा सा कार्यकर्ता के नाते, कि आज आपने अपने चैनल में डिबेट कराई और आज आप डिसाइड कर लीजिए, अगले 1 साल बाद आज ही घोषणा कर दीजिए कि आपका चैनल इसकी वो करेगा कि कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा, तो इन लोगों को थोड़ा डर भी लगे। ये डरने वाले तो है नहीं, ये घोषणा मीर है, फलाना ठिकाना। पूरी जनता वहां की बुंदेलखंड 24,000 करोड़ में कितने शून्य है, वो शून्य को गिनती रहेगी, निकल जाएंगे अगली बरसात करने। तो इस तरह का कुछ इनके ऊपर जवाबदेही हो तो ये डरे। अब जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तो जनता ने आपको विपक्ष की भूमिका दी है, तो अपन तो सवाल पूछेंगे ही, हम भी नहीं छोड़ेंगे उनको और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी ना छोड़ें। ये विपक्ष क्या करें, हम लोग तो सवाल पूछ ही रहे हैं, ठीक बात है, सबको को अपना अपना प्रयास करना चाहिए। ठीक बात है। चलिए एक बार मैं संदीप जी को इन कर लेता हूं, फिर मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। संदीप जी, पूरी की पूरी जो कैबिनेट आजकल जो मध्य प्रदेश सरकार में एक नया ट्रेंड चला है कि वहीं ऑन द स्पॉट पूरी की पूरी मंत्रिमंडल के सब सदस्य वहाँ पहुँचते हैं, फिर वह विचार विमर्श होता है, फिर पैकेज की घोषणा होती है, जो भी होता है। तो क्या वो उस स्थल पे पहुंचने से कुछ ज़्यादा कुछ उनका मस्तिष्क में कुछ नई तरंगे उठने लगती हैं, नए विचार आने लगते हैं, इसलिए जा के वहाँ बैठ के हो रही, क्या इसके पीछे क्या है? देखिए योगी जी, कैबिनेट जो होती है उसके सारे फैसले या हम क्योंकि ड्राफ्ट पहले ही तैयार हो जाता है 2 दिन पहले, उस वहाँ जाके तो कोई ड्राफ्ट तैयार होता नहीं है। लेकिन हाँ, जिस इलाके में जाके आप कैबिनेट करते हैं उस इलाके को लेके योजनाओं का ऐलान करते हैं, घोषणाएं करती हैं, तो उस क्षेत्र की जनता के बीच सरकार के प्रति भरोसा पैदा होता है और ये कहीं ना कहीं सरकार का अपने प्रति जनता का भरोसा बढ़ाने की कोशिश है। और मुझे लगता है जो अलग अलग सेक्टर में कैबिनेट हो रही हैं उसके पीछे बड़ा मकसद यही है
कि मान लीजिए आपको बुंदेलखंड से जुड़ी योजनाएं थी, अगर आप भोपाल में बैठ के उन बातों को कहते तो शायद वो छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना के लोगों पर उतना असर ना करती। लेकिन जब आप 2 दिन वहां कैबिनेट की समीक्षा बैठक की तो जो फैसले आपके आए, फैसले तो वो होने ही थे, फैसले जो आए तो बुंदेलखंड के जो वासी हैं उनको ये लगेगा कि सरकार ने हमारे हित का ध्यान रखा, हमारे लिए योजनाएं बनाई और उनकी घोषणा की। तो कहीं ना कहीं ये भरोसा जीतने की कोशिश लगती है मुझे। ठीक। अच्छा, एक बात ये भी उठती है संदीप जी, इन सबके पीछे फिर एक पूरी की पूरी मशीनरी लगती है। 30-40 मंत्री वहाँ जा रहे हैं, फिर उनके 4-4 ऑफिसर वहाँ जा रहे हैं, 150-200 लोग वहाँ हैं, 500-600 लोगों का रुकने ठहरने खाने पीने इसका इन सब का इंतजाम में काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो ये अनावश्यक खर्च नहीं मानते आप इसको? देखिए, राजनीति करने वालों के लिए खर्च का कोई मायने नहीं है योगी जी। अब हम आप कहें कि मुख्यमंत्री की रोज सभाएं होती हैं तो खर्च हो रहा है, हाँ। तमाम मंत्रियों की सभाएं हो रही हैं, खर्च हो रहा है। तो राजनीति करने वालों के लिए पैसा खर्च करना कोई मायने नहीं होता, बल्कि लोगों का दिल जीतने की। आपने जो बात कही बिल्कुल सही है। आप तो 4 अधिकारी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि एक मंत्री के साथ 4 गाड़ियों का काफिला होगा कम से कम। तो आज खजुराहो में तमाम चीजों के हिसाब से देखें तो खर्च सरकार का बढ़ा, लेकिन मैंने फिर वही बात कही कि सरकारों को और राजनीतिक दलों को खर्च से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम और आप हैं जो रोज कमाने खाने वाले 30 दिन की तनख्वाह पर निर्भर करते हैं, वो ये हिसाब लगाते हैं कितना खर्च हो गया इस पे। 4 मेहमान आ गए तो कितना खर्च हो। सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार की मंशा जो विकास की है, मैं फिर आपकी बात को आगे ये बात ठीक है संदीप जी। ये सवाल मैं जरा सचिन से भी लूंगा। ये निश्चित तौर पर सरकारों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पैसा जनता का ही होता है। सचिन जी, एक बात का जवाब ये आप जरूर दीजिए। निश्चित ये अच्छी बात है कि आप जाके ऑन द स्पॉट जाके मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों से 1 to 1 हो रही है और इसका असर भी पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी वो जो जिस इलाके में 2 दिन से पूरी का पूरा मंत्रिमंडल वहाँ पे है, मुख्यमंत्री जी वहाँ पे हैं, उसी में 2 दिन पहले एक तहसीलदार ने पिटाई कर दी है खाद लेने की, जो महिला गई उसकी, और उसको लेके हंगामा बचा हुआ है। वहाँ चक्का जाम जैसी स्थिति बन गई थी। ये कैबिनेट के जब मंत्रिमंडल के लोग वहाँ गए तो रूट जाम हो गया। इस पर भी आप अपनी थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, निश्चित रूप से योगी राज जी, कहीं पे भी अगर ऐसी कोई अप्रिय स्थिति बनती है तो उसके लिए सरकार का पूरा सिस्टम है, वो कार्य करता है। जो लोग गलत करते हैं, जो किसी प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन ये विषय इससे कोई रिलेटेड नहीं है। और रही बात कि सरकार वहां जाके कर रही है, तो सरकार अपनी तरफ से एक संदेश दे रही है कि सरकार कभी भी बंद कमरे से नहीं चलती। हम लोगों के बीच जा रहे, जिन लोगों ने हमें विश्वास जताया, जिन लोगों ने हमें आदेशित किया है कि आप सत्ता में बैठे, आप सत्ता चलाएं, हम उनके बीच जाके उन्हीं के उसके लिए कहने के प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं के हितों की योजना बना रहे हैं, ताकि उनको समझ में आए, उनको ये लगे इस बात को लेके कि नहीं, सरकार उनके लिए कार्य कर रही है और जहां आवश्यक हो उनके सुझाव भी उस माध्यम से आ जाते हैं हमारे पास। तो एक बड़ा अच्छा एक समय था। आप भी इस बात को, खैर हाँ, आप कुछ पूछ रहे हैं। इनका ये ज्ञान कब प्राप्त हुआ कि सरकार जो है बंद कमरे से नहीं चलती और स्पॉट पे जाना चाहिए? मैं बता देता हूँ आपको। ये आपने भी देखा होगा कि जब कमलनाथ जी की सरकार 18 महीने की थी तो 5वीं मंजिल से नीचे कितनी बार उतरे हैं और कितनी बार वो जनता के बीच में गए हैं, ये आप भी समझते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमेशा जनता के बीच में रहने वाली है, हमेशा जनता के बीच में जाके और योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है। तो अगर ऐसी कई स्थिति है कि जनता के बीच में जाना, तो निश्चित रूप से हम जाएंगे। हम डिलीवर्ड भी कर रहे हैं, तो हमें जनता के बीच में जाने में कोई परहेज भी नहीं, कोई गुरेज भी नहीं किसी प्रकार। ठीक है पवन जी, अब देखिए सरकार तो पूरे प्रयास कर रही है और सरकार ने, अब आप ये देखिए कि आसपास के इलाके में, चाहे छतरपुर हो, टीकमगढ़ हो, पन्ना हो, है ना, इन सब छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट पे मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। निवाड़ी में 3000 करोड़ की स्टील प्लांट आ रहा है, 1000 करोड़ का वहाँ पे डाटा सेंटर बन रहा है। तो ये क्या है, ये सब आपको ये सब हवाबाजी लगता है या ऐसा लगता है कि ये सब केवल कागजी घोषणा है? ये तो दिखने लग गई वहाँ कई सारी चीज़ें जिनको लेके विपक्ष सवाल भी उठाता था, वो कई के स्ट्रक्चर थोड़े वो दिखने लग गए हैं। सरकार ने उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, सबसे बड़ी बात जो बुंदेलखंड की एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो पानी को लेकर थी, तो जो चंबल पार्वती चंबल काली सिंध जो एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था, उसको मंजूरी मिल गई। और सरकार अब जो दावा कर रही है ना कि हम अब 100 करोड़ लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे, उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी ये योजना। देखिए,
केन बेतवा लिंक परियोजना जो है, ठीक है, बड़ी अच्छी परियोजना है, अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हो जाए तो नो डाउट उस क्षेत्र का भला होगा। लेकिन उस केन बेतवा लिंक परियोजना में भी किस तरह की जमीनों का अधिग्रहण कर रहा, किस तरह हो रहा, वहां भी आपका पत्रकार है, उन लोगों से पूछिएगा एक बार कि किस तरह की वहां भी घटनाएं घट रही हैं। नंबर एक। दूसरा, देखिए जो आज ग्रामीण जो अमली जामा पहन रहा जो दिख रहा है, वो कई बार अगर आप इन्वेस्टर मीट का आकलन करेंगे, टोटल कैलकुलेशन करेंगे, तो उसका मुश्किल से 0.5 0.10% से ज्यादा नहीं होने वाला है। जो अगर इतनी घोषणाएं होती हैं, हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर हमने घोषणाएं की तो हमें कोई ना कोई ऐसे मॉड्यूल पे काम करना चाहिए कि 100 में से 90% कम से कम धरातल पर उतरे। लेकिन हमारा इंटेंशन रहता है विज्ञापन करना। जैसा भी यहाँ पे सोचिए कि बस सबसे बड़ी बात अभी बड़ी 2-3 चीजें आई हैं कि भाई हमें वहां पर जा करके हमें बड़ा अच्छा मिलता है लोगों का। देखिए, एक चीज समझने का प्रयास करिए, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है कि इवेंट अच्छा क्रिएट हो जाए, उसके परिणाम के ऊपर नहीं जाते हैं। तो ये वहां जाकर के इवेंट मैनेजमेंट करते हैं और बढ़िया उस चीज का फायदा उठा लेते हैं। और रही बंद कमरे से भी अगर कोई निर्णय कर दे जनता के हित का, तो वही असली जो जनता का हितकार होता है कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने लगे, भले वो नीचे ना उतरे, लेकिन जनता को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिलने लगे। और ये भले नीचे चले जाए, 24 घंटे जनता को गले से लगाए और बिजली के बढ़े हुए बिल पे केस ठोककर उसको अंदर कर दे, कोरोना वॉरियर्स को अंदर कर दे, नौकरी से निकाल दे, व्यापम जैसा घोटाला कर दे, अब बाहर निकले रहे छाती फुला के, तो वो असली जनता का हितकार नहीं होता। वो होता है जो भले 2 कदम उतरा हो। इन्होंने अनेक इस समय ओबीसी को पागल बनाने का पूरा मुहिम चल रही भारतीय जनता पार्टी की। वही जो कमरे से नीचे उतरे थे, उन्होंने 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया। वही जो नीचे उतरे थे, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये तो झूठ बोलते रहे कि 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे, किसान आधे होते जा रहे हैं। ये घोषणा भी है, इन्होंने अभी सचिन जी ने अपने मुख से एक्सेप्ट किया कि वहां पर जाके जैसा आप लोगों ने बोला वो माइलेज मिलता है, लोगों को लगता है बड़ा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब खाद की लाइन में लगेंगे, डंडे पाएंगे, तब सब पूरा निकल जाएगा। जब पेट्रोल डलवाएंगे तो पता पड़ जाएगा कि बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार झूठों की सरकार। तो ये टोटल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। ये अडानी लोग को जमीन दे देंगे। एक्चुअल में जो होता है सिंगल विंडो सिस्टम। एक सेकंड का मेरा निवेदन, ये जो पूरी सरकार जाती है वहां पे, ये जाने के बजाय सिंगल विंडो सिस्टम जो एक वर्ड होता है उसको अच्छी तरह से एप्लीकेबल कर दे। बहुत सारे निवेश करने आते हैं, उस गंभीरता से करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की सरकारी मशीनरी में चक्कर खा के छोड़ करके चले जाते हैं। तो इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी सचिन जी, क्या बोल रहे हैं आप? जी देखिए, पवन भाई ने मेरी बात का समर्थन करते हुए एक बार तो उन्होंने स्वीकार कर ली कि कमलनाथ जी ऊपर से नीचे नहीं उतरे, वो तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। दूसरी बात पे हम आते हैं, इन्होंने एक शब्द सीख लिया है कि इवेंट। तो हर चीज को इवेंट का नाम देके और उसको प्रयास करते हैं कि उसकी महत्ता को खत्म किया जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। प्रदेश की जनता इस बात को अच्छे से समझती है। आपने पवन जी हमें है ना खाली गिलास दिया था, और खाली गिलास जब आपने दिया था तो आज हमने अपनी जनहित की योजनाओं के माध्यम से उसको 80% भर दिया है। और जब हमने 80% भर दिया, 20% जो है उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन आप विपक्ष में हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप उस 20% खाली को देखें। आप देखें, बिल्कुल आपको वो खाली पर मुबारक हो। हम उस 80% पे ध्यान दे रहे हैं जो कार्य हमने करा, और उस 20% को कैसे फुलफिल करना है उस तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसपे कहीं ना कहीं इस बात को बताती कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित के कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है। आपको जो सोचना है, आप जो बोलना, निश्चित रूप से आप बोल सकते हैं, आप विपक्ष में है। लेकिन जो चीजें हैं, आपने अभी हाल बात करी सिंगल विंडो ऑलरेडी मध्य प्रदेश में लागू है। मध्य प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज पूरे देश में नंबर बना के खड़ा हुआ है। तो ये वो चीजें हैं कहीं ना कहीं इस बात को बताती है। ठीक है, मैं जल्दी से पवन जी, आप क्या बोल रहे हैं? फिर मैं संदीप जी के पास जा रहा हूँ। नहीं, मैंने तो बोला सिंगल विंडो सिस्टम लागू तो है, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं होता। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। बहुत सारे बिजनेसमैन अपना इन्वेस्टमेंट करते, काम करना चाहते, लेकिन वो सिंगल विंडो सिस्टम सिर्फ नाम का सिंगल विंडो सिस्टम रहता है। और हम कहते हैं, आपको चैलेंज करता हूँ सचिन जी, आप बता दीजिए कि जो आपने गिलास को भरा है, 2 करोड़ रोजगार उस गिलास में भर गए क्या? 100 दिन में काला धन आके उस गिलास में भर गया क्या? किसानों के दुगने होकर के किसानों की खुशी उस गिलास में भर गई क्या? कौन से गिलास में खाली किया आपने? पूरा गिलास खाली कर दिया, कर्जा लेकर के ब्याज चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। गिलास भर दिया, हमने सीखा नहीं इवेंट मैनेजमेंट। आपने इवेंट मैनेजमेंट किया है, मैंने प्रूव किया है। इवेंट मैनेजमेंट सुन लिए है आप, नेहरू जी का सुन लिया है, चर्चा करोगे? थोड़ा सा शांत हो जाओ जरा पवन जी। एक लास्ट कमेंट ले लेता हूं जरा मैं संदीप जी का। संदीप जी, ये देखिए, आप तो खैर बुंदेलखंड में काफी ताल्लुक रहा है आपका वहां से। वास्तव में क्या आप क्या मानते हैं, तस्वीर वहाँ बदल रही है? नए नए ये प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं मेडिकल के क्षेत्र में,
एजुकेशन के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, और अब एक बड़ी बात है कि चीता का तीसरा घर नौरादही बनाने जा रहा है। देखिए योगी जी, हम ये नहीं कह सकते बुंदेलखंड नहीं बदल रहा है। बुंदेलखंड में कनेक्टिविटी बढ़ रही है, चाहे सड़क की हो, चाहे रेल की हो, चाहे प्लेन की हो, उद्योग भी आ रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड के लोगों का अनुभव बहुत अच्छा नहीं है। उसके पीछे कारण है कि बुंदेलखंड पैकेज 2007 में आया था, वो 7200 करोड़ का था, जिसमें 3600 करोड़ मध्य प्रदेश में खर्च होने थे। उस पैसे का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। हम लोग बुंदेलखंड के निवासी हैं जो ये मानते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर खड़े होगा जो मॉन्यूमेंट बन के रह गए। मेरा ये मानना है कि सरकार की पहल अच्छी है, पानी का संकट काफी कम हुआ है, कनेक्टिविटी बढ़ी है, रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं, लेकिन पलायन अब भी जारी है। तो सरकार की जो नीयत है वाकई में वो जमीन पर अगर उतरी तो मुझे लगता है कि बुंदेलखंड की तस्वीर और तेजी से बदली। ये उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। ठीक बात, वक्त इतना ही था, इस वार्ता को यही विराम देना पड़ेगा, लेकिन ये उम्मीद हम सबको करनी चाहिए कि वास्तव में जो कभी एक सूखे से जूझ रहा था बुंदेलखंड, उसका सूखा बहुत जल्दी समाप्त होगा। इसी उम्मीद में आपने तीनों में चर्चा में भाग लिया। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।